हेलो एवरीवन, आई एम सुमन एंड टुडे आवर टॉपिक इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हम फाइनेंशियल बजट में जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसमें हम करते हैं, हमने मतलब काफी जगह इस चीज को यूज करते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी यानी कि सबसे पहला कि मनी क्या है, क्या हम जो हमारे जो रुपीस की नोट है वो मनी है, या मतलब कैसे हम डिफाइन करते हैं कि मनी क्या होता है। मनी किस, जैसे कि हम कहते हैं कि भी इस स्पेसिफिक उसी नोट को हम मनी कहते हैं, हम किस टाइम से किस फॉर्म से उसको हम उसको मनी कहा जाता है, उसको कैसे उसकी हम वैल्यू देखते हैं। कि एक जो नोट है हमारे पास, अलग अलग टाइप की नोट है आज मार्केट में, 10, 20 एंड 100, 200, 1000, 2000। तो वो उनकी मतलब कैसे उसको हम प्रेजेंट करते हैं कि 1000, 2000 मतलब किस हिसाब से क्या है उसका वो देखना, एंड टाइम के साथ इसका इफेक्ट क्या होता है। मैं थोड़ा सा मैं इसको आपको थोड़ा सा एग्जांपल लेके और फिर इसकी डिटेल समझाना चाहूंगी। वैसे बेसिकली टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या कहते हैं, जैसे दो डिफरेंट टाइम पीरियड में मनी की अमाउंट है वो अलग अलग होना, कि दो अलग अलग टाइम पीरियड है हमारा, अगर अमाउंट सेम होती है लेकिन उसकी जो पावर है वो अलग हो जाती है। कैसे हो जाती है कि सपोज आपके पास आज की डेट में क्या है, 1000 रुपीज है आपके पास आज की डेट में 1000 रुपीज है। या फिर यूं कह लो कि अभी हम अगर पास्ट फ्यूचर की बात करें तो आज से 2 साल पहले, ठीक है, यानी कि उसको हम 0 ईयर लेंगे कि जो उस टाइम हमारे पास 1000 रुपए थे, ठीक है, आपके पास 1000 रुपए पड़े थे। उसके बाद ना ईयर फर्स्ट में आपके पास भी क्या है, 1000 रुपए है, आपने उसको क्या है कहीं भी यूज नहीं किया। एंड यहाँ पे क्या है 2 में आपके पास अगेन यहाँ पे 1000 रुपीज है, आपने कहीं भी यूज नहीं किया। लाइकवाइज आपके पास काफी है, ठीक है। आपने कोई भी चीज परचेज करनी थी, किसी भी फॉर्म में आपने कुछ परचेज करना है, तो अगर इस डेट में आप परचेज करोगे तो आप उसका रेट देखते हो कि मेरे को कितना सामान इसके अंदर मिल जाएगा, कितने यूनिट मिल जाएंगे। अगर हम सपोज करें कि आपको सपोज इसके अंदर जो अमाउंट है वो मिल जाएगी 10 रुपीज की, एक अमाउंट है, आपको 100 यूनिट मिल जाएगी। किसी भी चीज की ले लो XYZ, आपको आप क्या उसकी 100 यूनिट है वो परचेज कर सकते हो। सपोज एक पेन की ले लेते हैं, ठीक है, 10 रुपीज पेन की था अमाउंट, वो क्या है उसकी हमने 100 यूनिट है वो आज की डेट में परचेज कर लिया। तो उसको हमने क्या ले लिया, ठीक है, आज हमने उसको 100 यूनिट है उसकी परचेज कर सकते हैं। 1 साल बाद क्या उस पेन की अमाउंट 10 रुपीज ही रहेगी, उतना ही रहेगा। किसी भी चीज को ले लो आप, आपकी बेसिक चीजें, कोई भी आपकी जो बेसिक चीजें हैं, चाहे वो आप कपड़े की ले लो या फिर कोई आपकी एक्सेसरीज ले लो, कुछ भी ले लो आप, उसकी सेम ही वैल्यू रहती है? नहीं रहती है, वो क्या है चेंजेस होते रहते हैं उसमें। तो उसके बाद अगर उसको हम लें तो सपोज कि हमारे पास क्या है, उसका जो प्राइस है वो बढ़ गया, 10 से प्राइस बढ़ गया और हमें उसकी क्या मिली है 80 यूनिट्स ही हम ले पाएंगे। क्यों प्रश्न आता रहता है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल वो बढ़ गया है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो हमें क्या है 80 यूनिट्स ही मिले। 1 साल बाद और, यानी कि यहां से हम कंपैरिजन करें, अगर 2 साल बाद हमें वो अमाउंट मिले तो यहाँ पे हमें उसके कितने मिले हैं, 50 यूनिट्स ही मिले हैं। जस्ट एक एग्जांपल है रफली। तो ये आपको, और कहने को तो आपके पास क्या है 1000 रुपए थे, कोई चेंज नहीं हुआ, 3 साल आपके पास वॉलेट में 1000 रुपए थे, लेकिन क्या एक्चुअली में ये 1000 रुपए इक्वल है? आप पैसे देख के कह सकते हो कि नहीं इक्वल है, बट ये इक्वल किस हिसाब से हुए, इसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इक्वल नहीं कहा जाता। जो चीज आप 100 यूनिट परचेज कर रहे थे, आज की डेट में आप 50 यानी कि हाफ पे आ गया है, आधा परचेज कर रहे हो। तो कहने का मतलब कि जो ये 1000 रुपए की वैल्यू है ना, आज का 1000 रुपए यहाँ का 500 रुपीज हो गया। यानी कि अगर यहाँ पे हमने इतनी ही यूनिट परचेज करनी है, 100 यूनिट परचेज करनी है, तो हमें यहाँ पे 2000 रुपए की जरूरत होगी। आज का 1000 रुपया और हमारा 2 साल के बाद का 2000 रुपीज दोनों क्या है, इक्वल है। तो अगर हमने आज का 1000 कहीं लगा के 2 साल बाद उसका हम देखते हैं हमने 2000 रुपीज कमाया, तो आपने जस्ट एक उसको इक्वल ही रहे, आपको प्रॉफिट नहीं हुआ। आप इसको देख के कहो कि नहीं 1000 रुपए हमने क्या है प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट किस हिसाब से हो गया, आप यूनिट्स को देखो ना, हाथ पे आ गया। तो ये हमारा बहुत ही एक मेजर कंसेप्ट है एफएम में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो इसको फाइनेंशियल मैनेजर है वो इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि उसी के बेस पे क्या है हम डिसीजन लेते हैं। यानी कि दो जो अलग अलग टाइम पीरियड में सेम अमाउंट की, अब हम बात करें कि इसकी 1000 रुपए है, हम कैसे इसको डिफाइन करते हैं कि एक जो हम वैसे रफली कोई नोट हो उसको तो नहीं ना हम कहते, ये किससे डिपेंड करता है, एक मनी यानी नोट की उसकी बाइंग पावर से।
यानी कि कोई भी अगर हमारे पास नोट है तो उसकी बाइंग पावर है वो कितनी है, उस बाइंग पावर से हम डिनोट करते हैं कितनी वैल्यू है, ना कि उस कागज के एक नोट से, एक टुकड़े से नहीं करते हम। अगर हम एक उसे पीस से करते, कागज के उस पीस से करते, तो अगर हम देखें 2000 का जो नोट है उसमें कोई ज्यादा पीसेस नहीं लगे, ज्यादा कागज नहीं लगा हुआ, ज्यादा टुकड़ा नहीं है, वो बड़ा नहीं है। अदर देन की अगर हम बात करें 500 की, ये थोड़ा सा ही बड़ा है, बट उसकी 1500 ज्यादा है, या फिर 100 का लेके आए तो कितना ज्यादा हो गया उसका, बट उसकी क्या है, बाइंग पावर ज्यादा है। उसी नोट की हमारी बाइंग पावर ज्यादा होने की वजह से उसकी, मतलब जिसको हम मनी से किसको डोनेट करते हैं, डिनोट करते हैं बाइंग पावर से। अभी पीछे 2016 में हमारा मनी है वो, उस पर 1000 रुपीज के नोट है वो बंद कर दिए गए थे, डिमोनेटाइज कर दिया गया था। तो आज उस 1000 रुपए है तो वो 1000 रुपया का ना, उसकी आज क्या वैल्यू है, कुछ भी नहीं है। उस 1000 रुपए के उस नोट की आज की डेट में कोई भी वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी कोई बाइंग पावर नहीं है, उससे हम कुछ भी परचेज नहीं कर सकते। तो हम उस नोट को नहीं उसकी बाइंग पावर से डिफाइन करते हैं कि इसमें इतनी कैपेसिटी है उसको परचेज करने की, तो उससे हम डिनोट करते हैं कि ये हमारी बाइंग पावर है। तो आज 1000 रुपया नहीं चल रहा मार्केट में, दैट मीन्स कि उसकी कोई भी बाइंग पावर नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये चीजें हैं, यानी कि हम टाइम, सबसे पहले मनी को कैसे डिफाइन करते हैं, उसकी बाइंग पावर से हम डिफाइन करते हैं कि कितना इसे हम परचेज कर सकते हैं। दूसरा, टाइम वैल्यू क्या है, टाइम के साथ कंसेप्ट, यानी कि जो सेम टाइम पीरियड में, सेम जो अलग अलग टाइम पीरियड में, सॉरी अलग अलग टाइम पीरियड में सेम अमाउंट जो मनी की होती है उसकी वैल्यू है वो सेम नहीं होती, उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है। और इसके अंदर हमारा क्या होता है कि किसकी वजह से होता है, कोई भी हम बात करते हैं कि आज अगर बैंक है, हम बैंक की बात करते हैं कि हम बैंक में ना मनी डिपॉजिट करवाते हैं, हमें उसका इंटरेस्ट मिलता है, तो उसमें सबसे बड़ा और मेजर फैक्टर है ना बैंक में, हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी का ही देखते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। यानी कि कैसे हमें वो इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं, तो उसका क्या प्रोसीजर होता है कि हमने अगर बैंक में आज की डेट में हमने 1000 रुपीज है वो हमने क्या बैंक में सबमिट करवाया। ठीक है। जब भी हम देखते हैं कि एफडी के ऊपर रेट्स हैं वो हायर होते हैं, क्योंकि वो काफी टाइम हम ईयर्स की करवाते हैं, परमानेंट कितने बाद ही हम लेंगे, तो उसके बाद जो इंटरेस्ट हमें बैंक पे करता है ना, वो एक तरीके से क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंपनसेशन ही होता है। कैसे होता है, हमने हमारे पास आज की डेट में 1000 रुपए हैं, अगर ये हम बैंक में जमा ना करवाएं, हम कहीं भी चीज में इसको क्या है यूज करें, इससे हमने यूनिट्स परचेज करी, आगे हम वैसे एग्जांपल लेते हैं कि हमने 100 यूनिट परचेज करी, हमने 1000 रुपए से इतना काम शुरू किया, हमारे पास 1000 ही रुपए थे, हमने 100 यूनिट परचेज करी और उसको हम क्या है मार्केट में फर्दर सेल करने लगे हैं। ठीक है। तो उससे हमने बेनिफिट कमाया कि एक 100 यूनिट थी जो हमने इसकी परचेज करी 10 पर थी, और हमने क्या किया 15 पर यूनिट के हिसाब से इसको मार्केट में सेल कर दिया। ठीक है। तो हमारी जो 100 यूनिट है तो वो 1000 रुपए की थी, और हमने 15 का अगर इसको क्या था 1500 हो गया। आज की डेट में हम बात करें, रफली एग्जांपल है कि हमने क्या करा 500 रुपीज का प्रॉफिट कमाया। ये ऐसा नहीं है कि आज का आज ही हो गया, इसमें आप टाइम ले लो कुछ भी, कितना टाइम पीरियड बाद हमारे पास क्या है इतना हमारे प्रॉफिट हो गया। अगर ये सारा प्रोसीजर हम ना करके अगर हम ये क्या करेंगे, ये 1000 रुपया है ये बैंक में डिपॉजिट करवा दें, हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया कितने टाइम के लिए, सपोज हमने सारा जो सिस्टम है वो ऑन किया था 1 ईयर में। ठीक है। और ये हमने क्या किया कि हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया 1 ईयर के लिए, तो अब बैंक हमें क्या देगा, इसके ऊपर इंटरेस्ट देता है। किस लिए बैंक यही कंपनसेशन देता है हमें इसी के फॉर्म में, क्योंकि जो इस 1000 रुपए की वैल्यू आज है ना, वो कल उतना उसकी जो पावर है वो 1 साल बाद 1000 रुपया ही नहीं रहेगी, उसकी जो पावर है वो कम हो जाती है। तो इसलिए यानी कि आज का 1000 रुपया 1 साल बाद के 1500 रुपए के बराबर होगा। तो इस तरीके से हमें बैंक क्या करता है, वो इंटरेस्ट के रूप में जो प्रोवाइड करवाता है, वो एक तरह से हमारा कंपनसेशन है कि उसको हम यूज करते, आज की डेट में यूज करते, तो वो हम ना करके हम बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हैं। तो 1 मिनट से मैं यार चीजें छोड़ रहा हूँ ना, ये चीज मेरा कंपनसेशन हमने किया, तो उसका हमें बैंक क्या करता है, इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाता है उसके बदले में, कि इसकी जो आज 1000 रुपये है उसकी वैल्यू 1 साल बाद 1000 रुपया नहीं उसकी वैल्यू है, मतलब आज की कंपैरिजन करें इसकी वैल्यू है वो डिडक्ट हो जाएगी, तो उसको इक्वल रखने के लिए कि 1000 का 1000 ही रहे, तो इसलिए इसमें क्या है 1500। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। और वैसे नॉर्मली भी हम बात करें, नॉर्मल सेंस में भी हमारे पास क्या है, बिजनेस की या कोई भी हमारे पास सपोज आज की डेट में है वो 50,000 रुपीज है,
वैसे तो और भी बड़ी बड़ी अमाउंट होती है, हम 50,000 रुपीज की बात करते हैं। ये 50,000 रुपीज है, हमें किसी से लेने हैं, मेरे को किसी से लेने हैं, तो वो पर्सन कहेगा कि भाई मैं तुम्हें आज दूं या फिर मैं तुम्हें 2 साल बाद दूं, ठीक है, मतलब इस साल टुडे या फिर आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद ले लेना या फिर आज ले लेना। नॉर्मल सी बात है, 50,000 रुपए की अमाउंट है, हम आज ही प्रेफर करेंगे कि नहीं भाई मेरे को आज ही मिले, ठीक है। क्यों करेंगे? अभी हम अगर टाइम वैल्यू को ना भी कंसिडर करें तो भी हम आज ही प्रेफर क्यों करेंगे कि भाई देखो आज मेरे को 50,000 रुपए हैं, दूसरी बात तो मैं क्यों 2 साल का वेट करूं जब मुझे आज मिल रहे हैं। इनमें 50,000 का सोच के काम लूंगा, इसका मैं जो भी मेरे को कुछ परचेज करना है, कहीं इन्वेस्ट करना है तो उसका बेनिफिट कमाऊंगा, या फिर अगर मुझे कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करना, मैं बैंक में डिपॉजिट करवा के 2 साल का इंटरेस्ट लूंगा। भाई आज के 50,000 है, वो 2 साल बाद 50,000 तो नहीं रहने वाले, इसके बढ़ जाएगी अमाउंट, तो इसलिए मैं क्या आज ही लूंगा। तो इसके पीछे ना बहुत सारे कारण होते हैं कि हम आज ही प्रेफर, नॉर्मल इंसान भी आज ही प्रेफर करता है, क्योंकि जो बंदा हमें आज दे रहा है तो हम क्यों रिस्क लें कि वो आप 2 सालों के बाद दे देगा, क्या पता वो मुकर जाए या वो मतलब रहे ना, या वो उसके बाद वो दिवालिया हो जाए, उसके पास वो अमाउंट बचे ना, कुछ भी हो सकता है। इसलिए इसमें क्या है, तो अनसर्टेनिटी होती है, इसके कारण सबसे बड़ा क्या होता है, अनसर्टेनिटी होती है। हमें कुछ भी फिक्स अप नहीं है कि जो हमें अमाउंट आज मिल रही है हम क्यों 2 साल बाद लेंगे, हमारे पास क्योंकि अनसर्टेनिटी है, 100 कारण हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो हम क्यों लें। दूसरा क्या है, रिस्क भी तो है इसमें, बाद में मिले या ना मिले, कैसा मिले, कितनी अमाउंट मिले, और मेरी अमाउंट है वो कम है ज्यादा, किस हिसाब से मिले, तो रिस्क भी इतना है। दूसरा क्या है, इन्फ्लेशन भी होता रहता है मार्केट में। आज मेरे पास 50,000 रुपए होंगे तो मैं इसी जो गुड्स परचेज करूंगा, अगर 2 साल बाद मुझे यही 50,000 मिलेंगे, तो अगर मैं गुड्स से परचेज करूंगा तो आज उसके अंदर मैं कितने भी यूनिट परचेज कर सकता हूँ, ठीक है। अगर हम बात करें कि अगर 1 यूनिट है वो 10,000 रुपए की है आज की डेट में, तो मैं 5 चीजें परचेज कर सकता हूँ। 2 साल बाद वो उसका जो रेट है, अगर सपोज 12,000 हो जाता है या फिर 15,000 हो जाता है, तो क्या हम परचेज कर पाएंगे? 5 यूनिट, 5 तो नहीं कर पाएंगे, तो उसकी अमाउंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वो हमारा क्या है, इन्फ्लेशन की वजह से भी रहता है कि इन्फ्लेशन आता रहता है, महंगाई आती रहती है, ये टोटली अनसर्टेन है। मोस्टली क्या है, प्राइसेस है वो बढ़ते ही है, कुछ एक चीजों के हो सकता है, अदरवाइज क्या प्राइसेस है वो इंक्रीज होते ही है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या होगा कि आज मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं 5 यूनिट परचेज करूं और उसको मैं फर्दर यूटिलाइज करूं या मैं उसको अपने खुद के काम में लूं, लेकिन अगर 2 साल बाद बात करें तो मेरे वो 5 यूनिट में परचेज नहीं कर पाऊंगा, तो मेरी जो अपॉर्चुनिटी है वो जाएगी यहाँ से। तो ये मतलब काफी सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से हम ना 2 साल बाद का प्रेफर ना करके हम आज ही प्रेफर करते हैं। और उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का सबसे बड़ा रोल होता है, क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू है ना वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी आफ्टर 2 ईयर। तो यही हमारा टाइम वैल्यू है कि जो आज हमारी मनी है उसकी वैल्यू है वो टाइम के साथ साथ चेंज होती है, वक्त के साथ सब कुछ बदलता है, चाहे वो इंसान हो या पैसा हो, तो उसकी पैसे की वैल्यू भी बदल जाती है। तो इसलिए हम क्या चीज को प्रेफर करते हैं, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है कि हम अगर इसको आप डिफाइन करना चाहो तो आपको एग्जैक्टली डिफाइन इस तरह से होगा कि तो डिफरेंट टाइम पे अगर सेम अमाउंट और उस होगी तो उसकी वैल्यू सेम नहीं होगी ड्यू टू टाइम वैल्यू, यानी कि उसके आज की एक टाइम था जब हमारा अमेरिकन डॉलर और इंडिया का रुपीज इक्वल थे, ठीक है। ड्यू टू बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, कुछ बहुत सारे रीजन है भी, बट एक टाइम था कि जब डॉलर और रुपीज हैं वो दोनों इक्वल थे, बराबर थे, लेकिन आज डॉलर कहाँ है और रुपीज कहाँ है, तो वो टाइम वैल्यू का ही फैक्टर है। अगर उस टाइम हमने पैसे को देखा होता तो कि ठीक है डॉलर मिला तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, अगर रुपया मिला तो भी कोई बड़ी बात नहीं, क्यों? क्यों दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। बट अगर आज की डेट में हम बात करें तो अगर आज आपको कहें कि नहीं आपको 10 डॉलर मिल रहे हैं और आप रुपीस ले लो 10, या आपको अगर 15 रुपीस भी दें तो आप डॉलर ही प्रेफर करोगे, क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू है वो हायर है। लाइकवाइज क्या होता है कि ये हमारी टाइम वैल्यू है जो उसका तो डिफरेंट टाइम में उसकी जो सेम अमाउंट की वैल्यू सेम नहीं होती, और जो मनी है उसकी वैल्यू हम उसकी बाइंग पावर से डिफाइन करते हैं कि उसमें हम कितना परचेज कर सकते हैं, कितनी यूनिट हम परचेज कर सकते हैं, बाइंग पावर से हम करते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से हमारा क्या होगा, इसमें ना 2 तरीके से हमारी टेक्निक्स होती हैं अलग अलग जिसके थ्रू हम निकालते हैं।
वैसे इसकी टेबल भी होती है। अगर एफएम की हम बात करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की, तो इसकी टेबल ही मोस्टली हम यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम निकालते हैं कि इसकी इतनी अमाउंट है, इतनी है। ठीक है, तो इसकी हम टेक्निक्स की बात करें, इसमें ना दो टेक्निक्स है। पहली है कंपाउंडिंग, या इसको हम कह सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू भी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी, कंपाउंडिंग भी कह सकते हो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी भी कह सकते हो। दूसरा है डिस्काउंटिंग, या इसको आप फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी भी कह सकते हो। दो टेक्निक्स है, एज ए नेम सजेस्ट है। कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग ले तो अलग बात है, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू से नॉर्मली सीधा ही हमें कि इसमें हम बात करेंगे किसकी, प्रेजेंट की, आज की वैल्यू की, इसकी बात करेंगे हम फ्यूचर की वैल्यू की, आने वाले टाइम में क्या है और आज उसकी वैल्यू क्या है वो हम करते हैं। तो कंपाउंडिंग में हम करेंगे प्रेजेंट में जो भी अमाउंट हमारे पास है, सपोज मेरे पास आज 1000 रुपया है, तो इसकी प्रेजेंट में बाइंग पावर कितनी है, इसकी प्रेजेंट की वैल्यू कितनी है, इसे मैं कितनी यूनिट है वो परचेज कर सकता हूं। अगर 1 रुपये 100 का एक है, तो मैं इसमें 10 यूनिट परचेज कर सकता हूं आज की डेट में, तो वो क्या होगी, प्रेजेंट वैल्यू होगी। तो इसमें हम क्या प्रेजेंट को लेके चलते हैं, और उसके बाद इसी के बेस पे यानी कि इस प्रेजेंट में आज मेरे पास 1000 रुपया है, इसका मेरे को इन फ्यूचर आफ्टर 5 ईयर कितना मिलेगा। ठीक है, तो 1000 रुपया से मैं एक्सपेक्ट है वो 1000 रुपया तो करूंगा ही नहीं, तो इन फ्यूचर में इस 1000 को बराबर रखने के लिए सपोज अगर हम बात करें इसका कि जो इसका प्राइस है वो पीछे अपन एग्जांपल कहता, तो 10 यूनिट किसका अगर 5 यूनिट्स मेरे को मिलते हैं 1000 के, तो मैं प्रेफर करूंगा कि 2000 रुपीज दोनों इसके क्या होंगे, इक्वल। कि मेरे को 5 साल बाद अगर यही 1000 रुपया दो मिले तो मेरे को कोई नुकसान नहीं है। अगर यहाँ पे 1900 भी मिलता है, 1800 भी मिलता है, तो हमें नुकसान हो जाता है, हमें लॉस है इस जगह पे, प्रॉफिट नहीं है। तो ये देखना इस प्रेजेंट वैल्यू में कि आज इसकी जो वैल्यू है उसका मेरे को फ्यूचर में कितना मिलेगा, उसी के अकॉर्डिंग देखना। अगर लगता है कि नहीं, अगर यहाँ पे हमें 2000 से ज्यादा मिले, 2200 मिले, तो हम कहेंगे नहीं इसमें हमने प्रॉफिट अर्न किया है। लेकिन अगर 1000 का हमें 2000 ही मिले तो हमने प्रॉफिट अर्न नहीं किया, इक्वल ही है वो अमाउंट। एफएम के अकॉर्डिंग ऐसा होता है। हम बात करें डिस्काउंटिंग एंड फ्यूचर की, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास हमें फ्यूचर की अमाउंट पता है कि हम पास्ट की हमारे पास कितनी होगी। इसमें इसका मतलब उल्टा हो जाएगा, उसमें हम उल्टा देखते हैं कि हमें फ्यूचर की वैल्यू पता है कि आज मेरे पास क्या है 2000 रुपये हैं। इस 2000 रुपया की वैल्यू हम अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुनते हैं कि हमारे टाइम में तो हम इतने ऐसे रुपीज के अंदर, अगर जिसके पास 10,000 रुपये होते थे तो वो बहुत ही बड़ा एक रिच होता था, इसका इतने पैसे हैं। तो वो क्या है, उस टाइम उस पैसे की इतनी ही वैल्यू थी। तो अगर हम बात करें उसकी आज की, तब तो 2000 का नोट था ही नहीं। और जब और भी अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो सिर्फ कॉइन ही चलते थे, तो उसकी भी वैल्यू बहुत होती थी। तो उसके क्या है कि हमारे पास आज उनकी वैल्यू है, फ्यूचर में मतलब वो कॉइन के बराबर आज कौन सा नोट काम कर रहा है। जब रुपीज और डॉलर बराबर थे तो तब की अगर बात करें तो आज अगर हम इसमें वहां का और आज का कंपेरिजन करके कितना डिफरेंस आ जाएगा कि वहां की कौन से रुपए की वैल्यू आज कितने हजारों में चली गई। तो सेम वही है कि हमें क्या है फ्यूचर की अमाउंट पता है। अगर हमें क्या है बिफोर 5 ईयर देखेंगे कि 5 साल से पहले इसकी अमाउंट क्या थी, तो 5 साल पहले सपोज के 1000 रुपया थी, तो यानी कि आज का 2000 रुपया 5 साल के 1000 रुपये के बराबर था। ठीक है, तब का 1000 रुपया और आज का 2000 रुपया। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमें फ्यूचर वैल्यू पता है, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू पता है, जिसके थ्रू हम प्रेजेंट निकालते हैं। और कि हमारे पास क्या आज मेरे पास ना मेरे को आने वाले टाइम में 2000 रुपया मिल जाएगा, तो मेरे पास आज कितना रुपया, मैं कितना इन्वेस्ट करूं जब मेरे को 2000 है वो उसके मतलब बराबर या गेन करना हो, तो हमें 1000 रुपया इस पे इन्वेस्ट करना होगा। अगर इसका मैं फॉर्मूले की बात करूं, जब भी हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना होगा टाइम वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो हमें फ्यूचर वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, हमें फ्यूचर की वैल्यू गिवन होगी, तो ये आपकी क्या होगी, प्रेजेंट वैल्यू आपने निकालनी है। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, फ्यूचर वैल्यू आपको गिवन होगी 1 + R आपका क्या है, इंटरेस्ट रेट है, जो भी इसमें चेंजेस आएंगे कि मेरे को इस 1000 के ऊपर कितना पर ईयर, वैसा नहीं होता कि इस 5 साल बाद डायरेक्टली आपको 2000, यानी कि कितनी अमाउंट आप इसमें चेंज हुई है, 1 साल बाद कितनी, 2 साल बाद कितनी, 3 साल बाद कितने इसमें अमाउंट है वो चेंजेस हुए हैं कि मेरे को 1200 मिले हैं पहले साल, फिर मेरे को 1400 मिले हैं दूसरे साल, फिर मेरे को 1600 मिले हैं तीसरे साल, फिर 1800,
और फिर 2000, तो 5th, तो इस तरीके से मेरे को क्या है इसकी अमाउंट मिली है। तो वो हमारा क्या आ जाएगा, यानी कि जो 200 का है वो कितने परसेंटेज में मिल रहा है वो हमारा आर है, और जितना टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे वो क्या हो जाएगा टी। जब भी हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी हमें फ्यूचर है वो गिवन होगी कि फ्यूचर की वैल्यू आपकी इतनी रहेगी और 1 + आर के अकॉर्डिंग कर दोगे। सेम इसी के अकॉर्डिंग आप निकालते हो, एक ही फॉर्मूला याद कर लो, दूसरा अपने आप हो जाएगा। अगर हम बात करें कि फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो फ्यूचर की जगह यहाँ पे है, ठीक है, इसकी डिवाइड में है, तो जो चीज डिवाइड में होती है दूसरी जगह क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो अगर इसका हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा 1 + आर टी। चाहे आप फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला याद कर लें कि इसमें प्रेजेंट वैल्यू आपको गिवन होगी, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + आर और अपॉन में टी जितना भी टाइम पीरियड होगा, और इसी के बेस पे फ्यूचर में निकालें तो इसके मल्टीप्लाई में या पीवी के वो इधर क्या आ जाएगी डिवाइड में। तो इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला आप याद कर लें जिसके थ्रू आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी निकालना हो, इजीली निकाल सकते हैं कितने रेट से उसमें बढ़ोतरी हो रही है और कितने टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं। तो ये आपकी टेक्निक्स है इस कंसेप्ट में, यानी कि कोई भी अमाउंट है कैसे भी है कि जिसकी जो सेम अलग अलग टाइम पीरियड पे उसकी अलग अलग वैल्यू हो, प्रेजेंट की और फ्यूचर की उसी के अकॉर्डिंग निकालते हैं कितना अमाउंट हम आगे के बाद फ्यूचर में अर्न करते हैं, तो वो हमारे आज की वैल्यू के हिसाब से क्या है। तो ये हमारा जो भी बैंक है उसमें डिपॉजिट करवाते हैं, कहीं हम इन्वेस्ट करते हैं तो बोलते हैं इसके बदले में आपको इतना मिलेगा, तो उसमें सबसे बड़ा रोल होता है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का ही होता है, क्योंकि आज जिस अमाउंट की जिसकी बाइंग पावर है उसके आने वाले टाइम में नहीं होगी। ठीक है, अक्टूबर 2016 में 1000 रुपए की बाइंग पावर काफी थी, इवन 7 नवंबर को भी थी, लेकिन 1 नवंबर को जब डिमोनेटाइज हो गया उसको क्लोज कर दिया गया, देन उसके बाद उसकी वैल्यू बाइंग पावर है वो कहीं ना कहीं खत्म, और रिसेंटली तो कोई 1000 रुपए का नोट उसके पास मिलेगा भी नहीं कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वही टुकड़ा है वही कागज का नोट है लेकिन आज उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो उसकी हम मनी को उस कागज के नोट से नहीं उसकी बाइंग पावर से डिफाइन करते हैं। तो होप सो आपको अच्छा भी लगा होगा, समझ में भी आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।